हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सबके हालचाल? आई होप सबके अच्छे ही होंगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग शुरू करना है, उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट आप सबसे, ये गली में चलते वक्त हॉर्न ना थोड़ा कम बजाया करो यार। बिना फालतू में कोई होता नहीं है आमने सामने, पर हॉर्न बजाना ही बजाना है। कुछ लोग तो इतना लंबा हॉर्न बजाते हुए आते हैं, वहाँ से बजाना शुरू करते हैं और पूरा बजाते हुए निकल जाते हैं। अरे यार, उस हॉर्न की वजह से औरों को तकलीफ हो सकती है, ठीक है ना? तो प्लीज़ हॉर्न जब भी बजाएं जब उसकी ज़रूरत हो, ऐसा नहीं जहाँ बटन दिया है वहाँ पे उंगली करना ज़रूरी है, ठीक है जी? तो वीडियो शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर का नाम क्या है? पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, BEA, ब्रेक इवन एनालिसिस। आज हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर को कोशिश करेंगे रैप करेंगे 20 से 25 मिनट के अंदर। इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी लेक्चर में 20 से 25 मिनट से ज़्यादा लंबा डालूंगा नहीं। अरे यार, सारा हॉर्न आज ही बजा दोगे क्या? ठीक है, कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट के अंदर सारे लेक्चर रैप करेंगे, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, टॉपिक भी हमारा जल्दी कवर हो जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहे और वीडियो में इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है जी, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं, आज हम 5 टॉपिक करेंगे। सबसे पहले रहेगा प्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, उसके बाद देखेंगे प्रोडक्टिविटी क्या होती है किसी सिस्टम में, उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियर और प्रोडक्शन मैनेजर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और लास्ट में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट इन प्रोडक्शन। अलग अलग कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, 20 मिनट में कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मलिक और आप सभी का मैं वेलकम करता हूं मैकेंजी मलिक साहब चैनल पर। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। इस चैनल पर हम डिस्कस करेंगे मेन गेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन क्या होती है? किसी भी सिस्टम में अगर हम बात करें, प्रोडक्शन क्या है? किसी भी प्रोडक्ट का बनना, ठीक है ना? प्रोडक्शन उसे ही तो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर से बात कर लेते हैं। मार्कर का बनना, मार्कर ये कहीं ना कहीं तो बन रहे हैं इंडस्ट्री में, तो इनके मार्कर के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। एक्चुअल में प्रोडक्शन में होता क्या है, पहले समझते हैं। प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हम कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं, कोई लेबर लगती है, कुछ हमारी मशीनें काम करती हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस के थ्रू हमारा बाद में एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है ना? तो हमें कुछ इनपुट दी, एक कन्वर्जन प्रोसेस में डाला और हमें कुछ आउटपुट मिल गई। ठीक है, यही हो रहा प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन बस इतना ही है। अगर हम बात करें, कुछ इनपुट ली, कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर डाला, और कुछ आउटपुट मिल गई। अगर हम बात करें इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, इनपुट में क्या हो सकता है हमारा, अगर हम नॉर्मली किसी भी प्रोसेस में बात करें, सबसे पहले तो क्या होगा, लेबर तो काम करेगी, जो भी इस कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है उसके लिए हमें मैन पावर रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले तो मैन हमारी इनपुट में है ही है। उसके बाद रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल, उसके बाद कुछ मशीनें होंगी, कुछ इक्विपमेंट्स होंगे जो हमारे उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हो गई। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें जो होंगी वो हमारी इनपुट के अंदर हो जाएगी। आउटपुट में जनरली हमें 2 टाइप की चीज़ें मिलती हैं, पहला हो गया गुड्स, दूसरे हो गए सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं,
या तो हम क्या बना रहे हैं, जैसे मार्कर ही बना रहे हैं, या कोई और ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री है, बोर्ड मेकिंग इंडस्ट्री है, या कुछ भी हो सकता है, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री है, तो उसमें जो मिलेगा वो हमें गुड्स मिलेंगी, और दूसरा हो सकता है सर्विसेज मिले हमें। ठीक है जी, ये हमारी एक प्रोडक्शन सिस्टम की यू कैन से प्रोडक्शन सिस्टम है हमारा। ठीक है, ये हमारा यू कैन से इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं प्रोडक्शन। ठीक है, एक बार इसको लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन इज ए स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन process, step by step value addition process in which one material is converted into another form It is a step-by-step value addition process in which one material is converted into some other form to increase the utility of the product. एक्चुअल में हमने फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं मार्कर की। मार्कर के अंदर हमने रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया है, प्लास्टिक यूज़ किया है। इसके अलावा हमने क्या यूज़ किया है, इंक यूज़ करी है। इसके अलावा इसकी निब यूज़ करी है। तो हमने क्या किया, ये अलग अलग मटेरियल हमारे पास अवेलेबल थे, हमने उनको एक कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर डाला और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया एक मार्कर। ठीक है जी, ये हमारा यू कैन से प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हुआ, प्रोडक्शन के अंदर हुआ। इसमें क्या हुआ, जो प्लास्टिक हमारा रॉ फॉर्म में अवेलेबल था हमने उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया। ठीक है, अभी ये जो शेप में है उसमें यू कैन से हमने ये शेप डिसाइड करी, उसके बाद उसको इस शेप में कन्वर्ट किया। ठीक है, वन मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है जी, आई होप प्रोडक्शन की आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं प्रोडक्शन सिस्टम की। ऐसा है, जहाँ भी कोई भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो एक जो प्रोसेस हो रही है उसे बोलेंगे प्रोडक्शन। लेकिन जिस सिस्टम के अंदर बन रहा है ऐसा तो नहीं है वहाँ पे हमारा केवल हमने रॉ मटेरियल ले जाके दे दिया, उसके बाद आउटपुट निकल गई, जैसी भी निकली हम लेके आ गए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा हम क्या करते हैं, जो हमारी आउटपुट मिलती है उसको हम पहले क्या करते हैं, उसके अंदर यू कैन से हम उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, हम उसको मॉनिटर करेंगे। जब मॉनिटर करेंगे तो उसके अंदर हमें कुछ कमी भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मार्कर है, ये स्मूथ नहीं था। ठीक है, या फिर इसकी राइटिंग स्मूथ नहीं थी, या हमारा क्या हो सकता है कि इसमें इंक फ्लो नहीं हो रहा है प्रॉपरली। तो हम वो जो भी होगा उसे बोल रहे हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं, फीडबैक। तो जो हमें फीडबैक मिलेगी उस फीडबैक से हम क्या करेंगे, उस फीडबैक से हमें जो भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी वो हम एडजस्टमेंट करेंगे हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में और हमारा प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, एडजस्टमेंट नीडेड, एडजस्टमेंट नीडेड। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है हमारा, पहले हम क्या कर रहे थे, इनपुट ली, कन्वर्जन प्रोसेस में हमने डाला और आउटपुट मिल गई। इस प्रोसेस को बोल रहे थे हम प्रोडक्शन। लेकिन जब हम इसके साथ फीडबैक लूप अटैच कर देते हैं, यू कैन से हमने क्या किया, सिस्टमेटिक तरीके से करना चाह रहे हैं हमने क्या किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक रहे उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, फिर उसकी फीडबैक देंगे और उसके बाद उसमें जो भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी वो हम कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाएगा, है ना जी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, यू कैन से ये जो पूरा सिस्टम बन गया, एक सिस्टमेटिक तरीका बन गया ना, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, तो आपके डाउट लिए जाएंगे। ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं प्रोडक्शन सिस्टम की। ठीक है,
प्रोडक्शन हमने लिख लिया है, प्रोडक्शन सिस्टम की डेफिनेशन लिख लेते हैं। In this system, raw material is converted into final product with the feedback loop। ठीक है, इन दिस सिस्टम रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट विद ए फीडबैक लूप। ठीक है जी, आई होप प्रोडक्शन सिस्टम भी हो गया। 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, 5 टॉपिक डिसाइड किए थे हमने। ठीक है, टाइम हुआ है अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट। ओ भाई 10 मिनट हो गए। ठीक है जी कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी करने की। प्रोडक्शन सिस्टम के बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जो हमारी डेफिनेशन है, नेक्स्ट चीज़ है हमारी, वो क्या है? मैंने आपको बताया था प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी और कुछ नहीं है। प्रोडक्टिविटी क्या है? हम में अगर कोई भी सिस्टम हम चला रहे हैं तो हमें ये तो देखना ज़रूरी है ना कि हमें फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। ठीक है, और फ़ायदा और नुकसान हम कैसे कंपेयर करेंगे? कोई ना कोई तो टर्म होगी उसके लिए। तो प्रोडक्टिविटी वही टर्म है जिससे हम ये कंपेयर करते हैं कि हमारा फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। प्रोडक्टिविटी को हम अगर डिफाइन करें, ये क्या होता है? रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट क्या है? जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, या जो हमारा यू कैन से फाइनल हमारा कंक्लूजन है, वो आउटपुट है। इनपुट क्या है? जो हमारा रॉ मटेरियल, मशीन, मैन जो हमारा इन्वॉल्व है उसके लिए, जो उसके साथ यू कैन से कॉस्ट एसोसिएटेड है, वो हमारा इनपुट है। और किसी एक रनिंग सिस्टम को इफेक्टिवली चलाने के लिए आप सब बता देंगे कि अगर हमारी आउटपुट इनपुट से कम मिल रही है तो क्या हमारा सिस्टम इफेक्टिव है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी सिस्टम को इफेक्टिवली रन करने के लिए, एक रनिंग सिस्टम के लिए, ये ज़रूरी है कि उसकी प्रोडक्टिविटी मोर देन 1 हो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी मोर देन 1 का क्या मतलब है? आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट। इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन 1 का मतलब है आउटपुट इज मोर देन इनपुट। और आउटपुट मोर देन इनपुट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्कर मेकिंग इंडस्ट्री बता रहा हूँ। अगर एक इंडस्ट्री है जिसमें मार्कर्स बन रहे हैं, अगर उसकी आउटपुट यू कैन से उसकी जो सेल्स है या जो भी है, मतलब अगर हमारा टोटल आउटकम जो है वो हमारा जितना उसमें इनपुट है उससे ज़्यादा नहीं हो रहा, सॉरी, अगर एक मार्कर मेकिंग इंडस्ट्री है उसमें अगर हमारा टोटल हमारा आउटपुट है या यू कैन से सेल्स है हमारी, जो वो हमारी जितना हमारा इनपुट लग रहा है, जितने रिसोर्सेज लग रहे हैं हमारे, उनसे अगर ज़्यादा नहीं मिल रहा तो उसका क्या ही फ़ायदा है। अगर इक्वल भी लग रहा है तो क्या फ़ायदा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस में चला रहे हैं। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में चला रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे सिस्टम का। ठीक है जी, तो आउटपुट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इनपुट। ठीक है जी, इसमें लिख लो नीचे, फॉर ए रनिंग सिस्टम, फॉर ए रनिंग सिस्टम। अगर वर्ड्स में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, इट इज ए क्वांटिटेटिव रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी इज ए, इट इज ए quantitative ratio of output, या फिर यू कैन से what we produced और needed, what we needed, क्योंकि यही तो हमें मिला है ना, यही तो हमें चाहिए था। what we produced to what we spent। ठीक है, हमने क्या खर्च किया और क्या हमें मिला, इनका क्वांटिटेटिव रेशियो है। और किसी भी एक रनिंग सिस्टम के लिए आउटपुट शुड बी ग्रेटर देन 1, ये यहाँ पे लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए।
every organization tries to increase productivity by implementing new techniques and methods। अगर कहीं पे आपको राइटिंग अगर समझ में ना आ रही हो तो मैं साथ साथ में रिपीट कर रहा हूँ, इन केस अगर आपको राइटिंग कहीं पे समझ में नहीं आ रही। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, आज पता नहीं क्यों बहुत ही ख़राब आ रही है, ठीक है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्निक्स एंड मेथड। अगर कंसीडर करो आप किसी भी यू कैन से किसी भी प्रोसेस से आप मार्कर बना रहे हो, ठीक है, तो आपको पता चले कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, और कोई बताए कि नहीं आप ऐसे ये वाला मटेरियल यूज़ ना करके ये वाला मटेरियल यूज़ करोगे तो उतना ही अच्छा मार्कर बनेगा या उससे अच्छा मार्कर बनेगा और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, तो ऑब्वियसली आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है ना। तो हम वही कोशिश करेंगे जो हमारे को वो मेथड अप्लाई करें या वो टेक्निक अप्लाई करें जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है जी। यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्टिविटी, सॉरी। अब बात करते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक जो कि है इंडस्ट्रियल इंजीनियर और प्रोडक्शन मैनेजर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए जो आपको पता है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर और प्रोडक्शन मैनेजर में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। ऐसा है आप लोग कमेंट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करोगे तो मेरे को तो बताना है ही, ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक आज का जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियर वर्सेस प्रोडक्शन मैनेजर। आप लोग बताइए इंडस्ट्रियल इंजीनियर और प्रोडक्शन मैनेजर में क्या डिफरेंस है। ऐसा है बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, लगता है कि दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करते होंगे। देखो थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता रहा हूं कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, और प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोडक्टिविटी से हमें ये तो पता चल गया यहाँ पे एक प्रोडक्शन वर्ड तो है इसके अंदर, और जो सारे उस यू कैन से प्रोसेस को जो मैनेज कर रहा है वो प्रोडक्शन मैनेजर है। तो मतलब क्या है, ही इज वर्किंग विद इन द सिस्टम। प्रोडक्शन मैनेजर वर्क्स विद इन द सिस्टम। विद इन द सिस्टम से क्या मतलब है, मतलब वो उस प्रोडक्ट में तब इंप्रूवमेंट करेगा जब प्रोडक्ट हमारा सिस्टम के अंदर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू कैन से जब प्रोडक्ट हमारा निकल के आया उसने देखा नहीं इसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है, या तो ये बल्की है, पकड़ने में ठीक से नहीं आ रहा, या फिर ये थिन है, मार्कर के केस में बात कर रहा हूँ। इन केस अगर कुछ और भी है, फॉर एग्जांपल उसने बोर्ड बनाया, ठीक है, उस प्रोसेस में यू कैन से उस इंडस्ट्री में बोर्ड बन रहे हैं, तो जब बोर्ड बना तो उसने देखा यार बोर्ड है ना ये कॉस्टली बन रहा है, जो हमारी आउटपुट है वो ज़्यादा आ रही है, इसको हम और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो क्या क्या करेगा, कोई नई टेक्निक लगाएगा, या फिर क्या कर सकते हैं, हमने दिखा कि भाई बोर्ड जो है स्मूथ नहीं बन रहे हैं तो फिनिशिंग करवाएगा, उस पर कुछ ना कुछ करवाएगा। तो वो जो चीज़ें करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, क्वालिटी डिसाइड करेगा, डे टू डे वर्क डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ही वर्क्स विद इन द सिस्टम, ठीक है, और डे टू डे वर्क जो है मैनेज वही करेगा, मैनेजेस डे टू डे वर्क, मैनेजेस डे टू डे एक्टिविटी। ठीक है जी। वहीं अगर बात करें इंडस्ट्रियल इंजीनियर, नाम से समझ में आ रहा इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये पूरी इंडस्ट्री का एक तरीके से यू कैन से इंडस्ट्री को सेटअप भी करवा रहा है, ठीक है ना,
जहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियर, पूरी इंडस्ट्री वो सेटअप भी इसी ने करवाई है। उसके बाद जब प्रोडक्ट मार्केट में जा चुका है तो उस टाइम पे वो कैसे उसकी सेल्स बढ़ा सकता है, या यू कैन से कैसे उस प्रोडक्ट को और इफेक्टिव बना सकता है। तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो अच्छी मार्केटिंग कर सकता है, अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, अलग अलग हाई बड़े बड़े एम्बेसडर, यू कैन से बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर, उसके लिए यू कैन से प्रोडक्ट के लिए बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर को ला सकता है, ताकि हमारा प्रोडक्ट अच्छा दिखे। ठीक है, अच्छा दिखेगा तो अच्छा बिकेगा ऑब्वियसली। ठीक है जी। तो ये सब काम किसके हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर के। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर कब काम करेगा, व्हेन द प्रोडक्ट इज इन द मार्केट। पहली बात तो जब प्रोडक्ट मार्केट में है, और साथ में एक और चीज है कि वो इंडस्ट्री को सेटअप करने में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेटिंग अप डिजाइनिंग एंड implementation designing, implementation and improvement of system, ठीक है, ये काम किसका है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर का। आई होप आपको प्रोडक्शन मैनेजर और इंडस्ट्रियल इंजीनियर दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। वन बाय वन इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है जी, इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये आप लिख लीजिए अगर नहीं लिखा आपने तो। इसके बाद हम करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है जी, लिख लिया तो मैं मिटा रहा हूं इसको। पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर की। तो जो मैंने बताया उसी को बस लिखना है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर कौन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर ही इज कंसर्न्ड विद डिजाइन, इंस्टॉलेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सिस्टम। He mainly tries to eliminate non-productive processes in the system। साथ में हम क्या लिख सकते हैं, He also works when the product is already in the market, ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको जो मैंने बताया। अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब लिखते हैं प्रोडक्शन मैनेजर के बारे में। साथ साथ में लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, और नोट्स ऐसे बनाएं कि आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है जी, ऐसा ना हो आपने नोट्स बना दिए। मैं भी कलरफुल पेन इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे। आप जब नोट्स बनाएंगे, अलग अलग पेन का यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में वो छप जाएगा और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी बाद में याद करने में। ठीक है जी, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर की। प्रोडक्शन मैनेजर क्या काम कर रहा है, डे टू डे एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है। तो ही मेनली वर्क्स with the directing and controlling of day-to-day activities
he mainly works when the product is within the system। ठीक है, साथ में क्वालिटी यही तो कंट्रोल करेगा, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी यही रेगुलेट कर रहा है, यही कंट्रोल कर रहा है, तो मतलब ही कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जी 4 टॉपिक हमने कर लिए हैं, एक बार नोट कर लीजिए इसको। ही मेनली वर्क्स विद प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। ही मेनली वर्क्स व्हेन द प्रोडक्ट इज विद इन द सिस्टम। ही कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है जी, आई होप आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियर और प्रोडक्शन मैनेजर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक आज का हमारा है डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो वो देखते हैं कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं। कॉस्ट्स इन प्रोडक्शन। देखो, अगर हम बात करें कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं। देखो, अगर हम यू कैन से बात करें हमारा, आप मार्कर मेकिंग इंडस्ट्री को लगा लो, बोर्ड मेकिंग इंडस्ट्री को लगा लो, सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद हमें लेबर भी रिक्वायर्ड होगी उसके लिए, काम करने के लिए। उसके बाद हमने प्रोसेस डिसाइड कर ली, हमें फाइनल आउटपुट मिल गया, लेकिन उसके बाद उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। इन सब चीज़ों को मिला के जो हमारा है टोटल कॉस्ट बनती है। फिर उसके बाद हम उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारे को क्या मिलेगा? यू कैन से सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है जी, ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। वन बाय वन इनको देखते हैं किस किस चीज़ से हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस्ट इन प्रोडक्शन में, सबसे पहली कॉस्ट होती है, वो होती है यू कैन से, सबसे पहली कॉस्ट बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, प्राइम या डायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट जो है, इसको मेनली हम 3 कॉस्ट में यू कैन से डिवाइड भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर अब बात करें डायरेक्ट मटेरियल क्या है, अगर हम मार्कर मेकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो डायरेक्टली हमारा फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है। देखो, मार्कर है, इसके केस में प्लास्टिक रहेगा, इंक रहेगी और हमारा निब वगैरह रहेगी, तो वो, और इसके अलावा जो इसके ऊपर प्रिंटिंग वगैरह हो रही है वो सब रहेगा। ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा हो गया। ठीक है जी, प्रिंटर की इंक हो गई, जो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर प्रिंटिंग होती है, टाइपिंग होती है, वो सब, तो वो हमारा हो गया डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर क्या हो गई? वो लेबर जो डायरेक्टली हमारे इस मार्कर को बनाने के लिए काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, इसको मोल्ड के अंदर, प्लास्टिक को पिघला के मोल्ड के अंदर डाला गया होगा, उसके बाद उसके अंदर उसको वहाँ से निकाल के फिनिश किया गया होगा। फिनिश करने के बाद उसके अंदर हमने निब वगैरह इंसर्ट की होगी, वो सब असेंबल किया होगा, उसके बाद इंक डाली गई होगी। ये जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? डायरेक्ट, जो लेबर जो काम कर रही है वो जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो कौन है? डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं? अगर मान लो फॉर एग्जांपल फाउंड्री का जो हमारा सामान लगा, पैटर्न बनाया, उसके बाद हमने इसके अंदर यू कैन से इसको रखा पैटर्न को, और फाउंड्री में हीट करके प्लास्टिक को पिघला के उसके अंदर डाला गया होगा। उसके बाद मशीन, डिफरेंट मशीन के ऊपर इसकी फिनिशिंग करी गई होगी। तो उन मशीन्स को रन करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो सब किस में इन्वॉल्व होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है जी, आई होप आपको डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेकंड कॉस्ट। तो सेकंड कॉस्ट है
सेकंड कॉस्ट होती है हमारी फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोल देते हैं उसको, फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड, या इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको भी सिमिलरली 3 टाइप में डिवाइड कर देंगे, सेम, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम बात करें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमने देख लिया अभी। अगर बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है, क्या किसी कंपनी के अंदर केवल वो लेबर काम करती है जो उस प्रोडक्ट को बना रही है, कोई ना कोई तो उनको सुपरवाइज भी कर रहा है, उसके अलावा कोई ना कोई उस कंपनी का सीईओ भी होगा, कोई ना कोई उसको हेड भी कर रहा है, साथ में हाउसकीपिंग स्टाफ भी है, वो हाउसकीपिंग स्टाफ को भी तो यू कैन से, और वॉचमैन भी है, इन सबको भी तो सैलरी वैलरी देनी पड़ रही है। तो वो सब जो आ रहा है, वो जो लेबर है उसकी जो यू कैन से जो कॉस्ट होगी और उनके साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड होगी, उनकी सैलरी है या उनके साथ जो सैलरी वगैरह एसोसिएटेड है, वो सब क्या आएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर। ठीक है जी, आई होप इनडायरेक्ट लेबर क्लियर होगा। वो लेबर जो प्रोडक्ट बनाने में तो काम नहीं कर रही, लेकिन उसको बनवाने में हेल्प जरूर कर रही है। फॉर एग्जांपल, अब आप बात करो, आज आपने सामान रखा, वॉचमैन रखा नहीं है, कल वो सारा सामान कोई उठा के ले गया, तो जी वॉचमैन उसके लिए रिक्वायर्ड है। साथ में हाउसकीपिंग स्टाफ, आप मशीन पे काम कर रहे हो, आपका यू कैन से चिपिंग निकल रही है, साथ में आपका कूड़ा करकट डेली का इकट्ठा हो रहा है, तो वो सब क्लीन करना भी पड़ रहा है, तो उसके लिए हाउसकीपिंग स्टाफ भी चाहिए, तो हाउसकीपिंग स्टाफ भी इन्वॉल्व है। साथ में हमारी जो पूरा जो वर्क है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, उससे ऊपर उसको भी गाइड करने के लिए कोई और स्टाफ चाहिए, यू कैन से जो हायर ऑफिशियल्स हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर में। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, वो मटेरियल जो हमारा प्रोसेस के अंदर यूज तो हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन वो हमारा यू कैन से इंडस्ट्री के अंदर भी कह सकते हो और प्रोसेस के अंदर भी कह सकते हो, तो वो मटेरियल यूज तो हो रहा है कहीं ना कहीं, बट वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, लेथ मशीन पे कोई काम कर रहा है, तो लेथ मशीन पे आपको पता है कटिंग फ्लूइड यूज़ होता है, लुब्रिकेंट यूज़ होता है, कूलेंट यूज़ होता है। तो कूलेंट और लुब्रिकेंट हमारा फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट तो है नहीं, मशीन को ठीक से चलाने के लिए, ठंडा रखने के लिए वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। साथ में अगर हम बात करें डिफरेंट यू कैन से क्लीनिंग के लिए वाइपर है, पोछा है, झाड़ू है, ये सब चीज़ें भी चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी परचेज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल ट्रॉली है, ट्रॉली को हम इधर से उधर लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर एक सामान लोड किया, वो वहाँ पे लेके गए, तो ट्रॉली तो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है ना, तो ट्रॉली जो है वो एक मटेरियल तो है जो यूज़ हो रहा है, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है जी, और लास्ट आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंस हैं, ये वो एक्सपेंस हैं यू कैन से बिजली का खर्च। अब आप बोलोगे सर बिजली का खर्च तो आपने यहाँ पे ले लिया, अरे नहीं, बिजली का खर्च जो है, अगर मशीन को चलाने के लिए बिजली का खर्च हो रहा है तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, लेकिन वहाँ पे पंखा भी तो चल रहा होगा, ऐसा थोड़ी है गर्मी में सारा दिन काम कर रहे हैं वो सारे, पंखा भी चल रहा होगा, लाइटिंग भी होगी सारी जगह पे प्रॉपर। उसके अलावा यू कैन से जैसे अलग अलग चीज़ें हमें खरीदनी पड़ रही हैं जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। रेंट ऑफ द बिल्डिंग है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। वॉचमैन की सैलरी है, हायर ऑफिशियल की सैलरी है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। ठीक है जी, आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, डायरेक्ट वाले को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट वाले को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। आई होप दोनों आपको अच्छे से क्लियर होंगे। किसी को डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में और डिटेल से बता दूंगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं थर्ड जो कॉस्ट है हमारी, उसे बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। अगर आप बोलो कि फैक्ट्री कॉस्ट सर ये क्या होगी, तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इन दोनों को मिला के ही तो फैक्ट्री के अंदर सारा खर्चा हो रहा है। तो यू कैन से वन
+2, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है जी, आई होप क्लियर है। लास्ट हमारा आ गया, सॉरी फोर्थ आ गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, अब कुछ महानुभाव बोलेंगे ऐसा करते हैं सर इन तीनों को आपस में ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 कर देते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना यार, ऐसा है थर्ड नंबर तो ऑलरेडी इन दोनों का सम है, तो अगर इसको इसमें ऐड करेंगे तो इसी का डबल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फैक्ट्री कॉस्ट को मैं FC लिख रहा हूँ। अगर फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर अगर हम ऐसा थोड़ी हमने फाइनल प्रोडक्ट ये बना दिया, अच्छी बात है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो गया, फैक्ट्री से मटेरियल निकल के लिए तैयार है, लेकिन क्या ये मार्केट में डायरेक्ट बिक जाएगा? नहीं। इसके साथ क्या कम्पिटिटिव कोई यू कैन से दूसरी इंडस्ट्रीज नहीं है, हमें उनसे बताना पड़ेगा ना हमारा प्रोडक्ट कैसे बढ़िया है। तो वो बताने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, और रॉ मटेरियल लाने के लिए, ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी रिक्वायर्ड होगी। ये सब जो कॉस्ट अगर इन्वॉल्व करेंगे तो वो हमारा टोटल कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। तो अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, उसको हम ये लिख सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको 3 नंबर लिख सकते हैं, प्लस मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, इस टाइप की जो कॉस्ट्स इन्वॉल्व होंगी, ये सब मिला के जो हमारा बनेगा, इस टोटल को क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, आपने टोटल कॉस्ट निकाल ली। लेकिन क्या टोटल कॉस्ट पे हम मटेरियल को बेच सकते हैं, इवन से प्रोडक्ट को बेच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब MRP की बात आती है ना, MRP के अंदर केवल क्या टोटल कॉस्ट तक हम जितना हमारा, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो इस मार्कर का MRP कितना लिखा हुआ है भाई, लिखा नहीं हुआ क्या? अरे लिखा हुआ किसी न किसी पे तो, अच्छा नहीं लिखा हुआ, नकली मार्कर है शायद ये ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे को दिखा नहीं इस पे यार, या तो मेरी आँख ख़राब है या इस पे लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये 20 रुपये का आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि 20 रुपये इन्हीं में खर्च हो गए तो कंपनी को क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो ऐसा है, टोटल कॉस्ट कितनी भी आए उसके अंदर हम प्रॉफिट जोड़ते हैं। कंपनी को कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए ना उस काम में, तो प्रॉफिट होने के लिए ही वो जो यू कैन से प्राइस डिसाइड होगा उसे बोलते हैं MRP या मटेरियल मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो हमारा यू कैन से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेल्स प्राइस लिख लो, सेल्स प्राइस लिख सकते हैं इसको, या सेलिंग कॉस्ट लिख सकते हैं, और सेल्स प्राइस और सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, सेल्स प्राइस या सेलिंग कॉस्ट क्या होगा, ये क्या होगा, टोटल कॉस्ट के अंदर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट मैं TC लिख रहा हूं, टोटल कॉस्ट को, प्लस इसके अंदर क्या कर देंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे। इसी के लिए तो सारा काम कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हमारा क्या मतलब है कोई इंडस्ट्री खड़ी करने का। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये जो होगा हमारा, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है जी, आई होप जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, सारे को हमने अलग अलग तो देख लिया, इसको एक बार क्या करते हैं, एक चार्ट की फॉर्म में यहीं पे लिख लेते हैं सारे को। ठीक है जी, आई होप, वैसे भी सारा एक पे है, एक बार और इसको जब नोट्स बनाओ तो उसको अच्छे से बनाना है, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी ऐसे कर दिया तो उसके बाद आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कौन सी कॉस्ट किस में आएगी और क्या रहेगा। तो याद करने के लिए हमेशा क्या करना है, नोट्स के अंदर इस तरीके से ना लिख के, आप नोट्स में लिख सकते हो लेकिन शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको क्या करना है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, ताकि आपकी जगह भी ज़्यादा खर्च ना हो और आपको क्लियर भी हो जाए फंडा। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले हमने देखा था, एक थी हमारी प्राइम या डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, प्राइम या और डायरेक्ट कॉस्ट, मैं डायरेक्ट कॉस्ट को DC लिख रहा हूं, प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट ये 3 टाइप की थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे ही हमारी दूसरी कौन सी थी, फैक्ट्री ओवरहेड
ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कोस्ट। इनडायरेक्ट कोस्ट, आईडीसी लिखा है मैंने उसको। तो इनडायरेक्ट कोस्ट को यहां पे हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी डायरेक्ट वाले हो गए, इनडायरेक्ट वाले हो गए। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को जब ऐड कर देंगे इसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री कोस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड तो ये था ना, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कोस्ट। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कोस्ट। जब फैक्ट्री कोस्ट के अंदर हम क्या करेंगे? फैक्ट्री कोस्ट के अंदर हम मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब ऐड कर देंगे। ये सब ऐड कर देंगे तो ये जो दोनों मिला के क्या बनेगा? इसे मिला के बनेगा टोटल कोस्ट। क्या बनेगा? टोटल कोस्ट। टोटल कोस्ट, ठीक है जी। फैक्ट्री कोस्ट के अंदर हमने क्या किया? फैक्ट्री कोस्ट के अंदर मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कोस्ट जो थी, इसको मिला के जब लिखेंगे तो वो बन जाएगा टोटल कोस्ट। और टोटल कोस्ट के अंदर हमने अगर प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया सेलिंग प्राइस। क्या बन गया? सेलिंग प्राइस या और सेलिंग कोस्ट, सेलिंग कोस्ट, ठीक है जी। सारी की सारी आपकी कोस्ट यहाँ पे आ गई है। सिस्टमेटिक तरीके से हमने लिख लिया है। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो इसी तरीके से लिखना। आई होप आपको सारा का सारा अभी तक का क्लियर होगा। इसमें अगर लिखना चाहो आप यहाँ पे नीचे छोटा छोटा लिख भी सकते हो कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन सा आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन सा आएगा। चलो आप लोगों से एक सवाल है, आपने अगर लेक्चर अच्छे से देख लिया तो एक सवाल है आपसे। तो इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के बाद अगर हम बात करें, हमने जो ट्रक परचेज किया है जिसमें हम सामान इधर से उधर लोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, तो वो कौन सी कोस्ट के अंदर इन्वॉल्व होगा? डायरेक्ट में होगा तो क्यों होगा, इनडायरेक्ट में होगा तो क्यों होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया है? आज के लेक्चर में हमने किया है प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्शन मैनेजर और इंडस्ट्रियल इंजीनियर में क्या डिफरेंस है, उसके बाद कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक थम्स अप ज़रूर दें। आपके लाइक जो हैं मेरे को मोटिवेट करेंगे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन।